कल मैंने आपको मालदीव के ग्रिसामिल युद्ध के बारे में बताया था और मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि इस ग्रिसामिल के युद्ध में मालदीव बिना लड़े ही युद्ध भूमि से पलायन कर गए थे और उनके सेनापति जैतारो कूपा ने बहादुरी से शेरशाह सूरी का मुकाबला किया था। तो शेरशाह सूरी की 80,000 सेना और कहाँ चंद भारतीय सैनिक लंबे समय तक शेरशाह सूरी की उस विशालकाय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए थे और अधिकांश हमारे योद्धा उस युद्धभूमि में शहीद हो गए थे। ये संभवतः ऐसा युद्ध था जिसमें राजा ने अपने ही सैनिकों के ऊपर, अपने ही सेनापतियों के ऊपर, अपने ही विश्वास साथियों के ऊपर शक किया था और उस शक के आधार पर बिना सत्यता की जानकारी किए ही हमारा शासक, हमारा मालदेव, जिससे कि उम्मीद थी कि वो देश का नेतृत्व करेगा, युद्धभूमि से पलायन कर गया था। और ये एक तरह का दुर्भाग्य था देश का कि शेरशाह सूरी को राजपूताना के मैदान में पराजित करने की शक्ति रखने के बावजूद भी मालदेव वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि युद्ध भूमि में उनका मुकाबला किया जाए। कोई शक नहीं कि मालदेव वीर थे, साहसी थे, परंतु इन सारी बातों का और विस्तार से मैं मूल्यांकन करूं उससे पहले उस 16वीं शताब्दी के भारत की मैं आपसे बात जरूर करूंगा। 16वीं शताब्दी का वो भारत जो उथल पुथल भरा भारत था। उथल पुथल मैं इसलिए कह रहा था कि जहां एक और अफगानों की सत्ता, दिल्ली सल्तनत पराजित हो रही थी, मुगल अपने पैर जमा रहे थे और इन मुगलों और अफगानों में जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष का फायदा उठाने वाली कोई भारतीय शक्ति उस समय हमको मौजूद नहीं दिखाई दे रही थी। उस समय राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से, मुगल साम्राज्य के प्रभाव से मुक्त थे। खानवा के युद्ध के परिणामों के बावजूद भी, खानवा युद्ध में भारतीय शासकों के पराजय के बावजूद भी मुगलों का शासन राजपूताने में नहीं था। राजस्थान के अधिकांश राज्य स्वतंत्र थे और ऐसी स्थिति में भी जबकि दिल्ली के शासकों का प्रभाव राजस्थान में नहीं था, राजस्थान में कोई शक्तिशाली नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है। अगर थोड़ी बहुत आशा हमको दिखाई दे रही है तो वो मालदेव के रूप में दिखाई दे रही है। मेवाड़ और मारवाड़ दो ऐसे राज्य हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ मुकाबला दिल्ली का कर सकते थे, परंतु उसमें मेवाड़ बहुत कमजोर हो चुका था और मारवाड़ का ये जो मालदेव था, इससे कुछ उम्मीद थी कि ये कोई सांगा के राज्य को शायद ये दोबारा प्राप्त कर सकें। और ऐसी स्थिति में हम मालदेव के महत्व को कम नहीं आ सकते। उस संकट के समय में मालदेव ने निश्चित रूप से राजपूताने का नेतृत्व करने का प्रयास किया था। ये आलोचना का विषय हो सकता है कि वो अपनी नीतियों के कारण कितने सफल रहे थे, कितने असफल रहे थे, परंतु ये बात निश्चित है कि राव गंगा की मृत्यु के बाद जब राज्याभिषेक हुआ था तो मालदेव को बहुत छोटा सा मारवाड़ प्राप्त हुआ था। सोजत, मंडौर और जोधपुर जैसे राज्य, जिसमें मंडौर तो जोधपुर का ही पार्ट था, बहुत छोटा सा एक राज्य, बहुत छोटे से परगने उसको प्राप्त हुए थे और उन परगनों से उन्होंने अपने राज्य विस्तार करते करते 52 परगने तक स्थापित कर लिए थे। यानी कि जब मालदेव का शासन पराकाष्ठा पर था उस समय तक मालदेव 2 परगनों से आगे निकलते हुए 52 परगनों तक अपना राज्य विस्तार कर चुके थे। ये एक बहुत बड़ी सफलता मालदेव की थी। और जहाँ तक राज्य विस्तार का सवाल है, भाद्राजून, नागौर, अजमेर, सिवाना, हिंडौन, बयाना, फतेहपुर का शेखावाटी का प्रदेश, ये बहुत बड़ा इलाका और यहाँ तक कि सल्तनत की सीमाओं को स्पर्श करते हुए उनका विशाल साम्राज्य राजस्थान के अंदर, राजपूताना के अंदर स्थापित हो चुका था। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला शायद यही व्यक्तित्व था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सांगा की मृत्यु के बाद इतना बड़ा साम्राज्य मालदीव के अलावा किसी और ने स्थापित भी नहीं किया होगा, क्योंकि आगे की परिस्थितियाँ
और ज़्यादा जटिल होती चली गई होंगी कि आगे जाके जैसे हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर जैसे जो सम्राट थे, उनका मुकाबला करने के लिए राजस्थान के पास कोई ताकतवर शक्ति बची ही नहीं थी। तो मालदेव एक ऐसे शासक थे कि उस 16वीं शताब्दी के उस काल के अंदर अपना अस्तित्व तो बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, बल्कि राजस्थान के अंदर एक शक्तिशाली एक पहचान बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। मारवाड़ की जो ख्यात हमको मिलती हैं उनसे ज्ञात होता है कि मालदेव ने करीबन 52 युद्ध लड़े थे। 52 युद्धों में सफलता उन्होंने प्राप्त की थी। ग्रीसामेल के युद्ध को मैं छोड़ दूं, जो कि लड़ा ही नहीं गया था, मालदेव में वो युद्ध लड़ा ही नहीं, वो तो युद्ध मैदान से चले गए थे। परंतु उन सामेल के युद्ध के अलावा 52 युद्धों में उनको विजय प्राप्त हुई थी। शेरशाह सूरी मालदेव की शक्ति से भयभीत था और शेरशाह सूरी ये अच्छी तरह जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में वो शायद मालदेव को पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस युद्ध में भी छल कपट का सहारा लिया था। ये मालदेव की एक शक्ति का एक बहुत बड़ा डर था, एक बहुत बड़ा भय था, जिसने कि दिल्ली की ताकत को भी भयभीत कर रखा था। सेनानायक के रूप में हम मालदेव को एक बहुत अच्छे सेनानायक के रूप में देख सकते हैं। 52 युद्ध कम नहीं होते, 52 युद्ध कम नहीं होते। सुमेल के युद्ध से पहले, शेरशाह सूरी के से लड़े जाने वाले युद्ध से पहले वो किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, वो अजेय रहे थे। 52 युद्धों में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। परंतु ये भी मानना पड़ेगा, इतिहास में समालोचना होना बहुत जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मालदेव आखिर में पराजित भी हुए थे। तो जहां तक इन 52 युद्धों की सफलता की बात करूं तो ये 52 युद्ध जो लड़े थे वो स्थानीय थे। राजस्थान के अधिकांश शासक थे जो कि शक्ति में मालदेव से काफी कमजोर थे। शक्तिशाली राजाओं से उसने लड़ाई नहीं। शेरशाह सूरी और अकबर के साथ जब युद्ध लड़ने का मौका आया तो वो पलायन कर गए। शायद ये बहुत बड़ी कमजोरी था और मालदेव जैसे शासक की वीरता और उनके सेनानायक का जो उनका रूप हमको देखने को मिलता है वो जरूर उसमें कुछ प्रश्नवाचक जरूर लगता है। जहाँ तक कूटनीतिज्ञ के रूप में हम मालदेव का मूल्यांकन करें कि डिप्लोमेसी कितनी थी, कूटनीतिज्ञता कितनी थी, मैं समझता हूँ कि भारतीय शासकों में कूटनीति का संभवतः थोड़ा अभाव रहा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब मालदेव के संदर्भ में हम उसका मूल्यांकन करने के लिए चलते हैं तो मालदेव की विस्तारवादी नीति एक कूटनीति नहीं कही जा सकती। वो समय दुश्मनी बढ़ाने का नहीं था, वो दौर अपने ही स्वजनों से बैर लेने का नहीं था, अपने ही राज्यों के ऊपर आक्रमण करने का नहीं था। आवश्यकता महाराणा सांगा जैसी नीति की थी, जहां उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया था, अपने जो आसपास के छोटे छोटे राज्यों को इस बात के लिए उन्होंने तैयार किया था कि एक झंडे के नीचे आना जरूरी है। शेरशाह भी ऐसा कर सकते थे। शेरशाह अपने आसपास के अपने भाई बंधुओं के राज्यों को ये कह सकते थे कि संकट का समय है, एक ध्वज के नीचे आना जरूरी है, राष्ट्र संकट में है, आक्रांता लगातार राजस्थान की ओर देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो सहयोग का हाथ मेड़ता की ओर बढ़ाते तो निश्चित रूप से मेड़ता जैसे शासक जो वीरम थे उनकी ओर आते, बीकानेर के कल्याणमल उनकी मदद को जरूर आते, आसपास के जो और राज्य थे उनकी मदद की आ सकते, और ये सामूहिक शक्ति शेरशाह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती थी। परंतु समय की आवश्यकता को मालदेव ने नहीं पहचाना, उन्होंने अपने ही लोगों को अपना शत्रु बना लिया। वीरम जैसे योद्धा को, कल्याण में जैसे योद्धा को उन्होंने अपना शत्रु बनाया। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि ग्रीसामेल के युद्ध में
मालदेव की पराजय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वीरम की और कल्याणमल की रही थी, क्योंकि वीरम और कल्याणमल ऐसे शख्स थे, ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह समझते थे, राजस्थान की ज्योग्राफी को, राजस्थान के भूगोल को अच्छी तरह समझते थे। शेरशाह की सेना को वहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान रहा होगा और मालदेव की कमजोरियों को भी शायद ये दोनों ही योद्धा अच्छी तरह समझते होंगे। तो उस शेरशाह सूरी की विजय में एक बहुत बड़ा योगदान मालदेव के अपने ही लोगों का रहा होगा। मालदेव की एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो इन योद्धाओं को, अपने स्वधर्मियों को, अपने सामंतों को अपने साथ नहीं ले सके और उस संकट के समय उन्होंने अपने शत्रुओं की संख्या को बढ़ाया था। ये कहीं भी कूटनीतिक ज्ञान का अभाव ही हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, उस समय उन्होंने जो हुमायूं को आमंत्रित किया था, उनको सैनिक सहायता देने का वचन दिया था, ये भी शायद कोई कूटनीतिक योग्यता नहीं की जा सकती। एक शत्रु जो कमजोर शत्रु है उसकी सहायता करना, और वो भी शत्रु जो उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, ऐसे जो हुमायूं था कहीं भी मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं करता था और न उसने सहायता ली थी। ये सहायता लेने तब आया था जब तक कि उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे समय में हुमायूं को सहायता देने का प्रस्ताव रखना एक संकट को आमंत्रित करना था। शेरशाह सूरी इस बात को नहीं बोला कि राजस्थान का एक हिंदू शासक उसके शत्रुओं को मदद देने के लिए तैयार बैठा है, और इससे शेरशाह सूरी को राजस्थान पर आक्रमण करने का एक और मौका मिला होगा, एक और अवसर मिला होगा। तो सेनानायक के रूप में और कूटनीतिक के रूप में शायद मालदेव के ये कदम उचित नहीं कहे जा सकते थे। परंतु हम और क्षेत्रों में अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो अच्छे निर्माता थे। उनके निर्माण कार्यों की जानकारी हमको तत्कालीन स्रोतों से मिलती है। हालांकि उनके अधिकांश जो निर्माण हैं आज की स्थिति में खंडर हो चुके हैं। उन्होंने अपने समय में उस आर्थिक रूप से संकट के दौर में बहुत कुछ निर्माण कार्य उन्होंने किए थे। उन्होंने जोधपुर के किले में रानीसर तालाब बनाया था, नाडौल का उन्होंने परकोटा बनवाया था, भादाजून, पोकरण, सोजत, फलौदी में उन्होंने कोट बनवाए थे। पिपलोद, कुंडल जो मेड़ता में है उन्होंने मालगढ़ बनवाए थे। रियाँ मेड़ता के पास है, पिपाड़, रायपुर कुंडल जो कि सिमाना में है, छोटे किले बनाए थे। जोधपुर के किले के अंदर उन्होंने कुछ छत्रियों का निर्माण कराया था। मंडौर में उन्होंने राव गांगा का देवल बनवाया था। जोधपुर शहर में उन्होंने परकोटा बनवाया था। इतने निर्माण कार्य मालदेव के रहे थे। साहित्य के आश्रयदाता भी थे। कवियों को, लेखकों को, विद्वानों को वो अपने दरबार में आश्रय देते थे। मुफ्त हस्त से वो दान दिया करते थे, उपहार दिया करते थे, पुरस्कार दिया करते थे। योग्य व्यक्तियों को उन्होंने जागीरें प्रदान की थी। डिंगल साहित्य में उनके समय में बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए थे जिन्होंने डिंगल साहित्य को पोषित किया था। उसमें आँखियाँ के दोहे हैं, बीठू के दोहे हैं, अल्लूनाथ कविया के 56 और गीत हैं, आशानंद बारठ के गीत हैं, आशा दौसावत के छंद और रूपक हैं, ईश्वरदास के दोहे हैं, ईश्वरदास के सोरठे हैं, उनके गीत हैं, कैनिदान के छप्पे हैं, जैन लेखक नरसेन का जिन रात्रि कथा है। ये उनके समय के एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं जो साहित्य के क्षेत्र में इतने लोगों ने, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने अपनी साहित्यिक गतिविधियों को इस युग में पोषित किया होगा, आगे बढ़ाया होगा। तो साहित्य के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में उनका योग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। इसके अलावा जब हम उनके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, मोटे रूप से हम उनको साहसी कह सकते हैं, कुशल सैनिक कह सकते हैं, कला साहित्य का आश्रयदाता उनको ऐसा कह सकते हैं, धुन के पक्के कह सकते हैं, खतरों से नहीं घबराने वाला कह सकते हैं। परंतु इतनी विशेषताओं के बावजूद भी अवगुण व्यक्ति के बहुत से गुणों को छिपा भी देता है। मालदेव में अनेकों गुण थे, वहीं कुछ ऐसे अवगुण थे जिन्होंने उनको असफल बना दिया। वो क्रोधी थे, वो हठी थे और उत्तेजनावश कुछ ऐसे काम वो कर बैठते थे जिसका कि पछतावा उनको खुद को होता था। अपने इस स्वभाव के कारण उन्होंने अपनों को ही पराया बना लिया। मेरा कहने का मतलब है कि क्रोध, हठ, जिद
कुछ ऐसे उनके चरित्र के दुर्गुण थे जिसके कारण उनके अपने जो लोग थे, अपने जो रिश्तेदार थे, वो तक उनके शत्रु बन गए थे। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि जैसलमेर के शासक उनके रिश्तेदार थे, परंतु उनको उन्होंने नाराज कर लिया। उदयपुर के राणा उदय सिंह से उनका वैमनस्य और बढ़ गया था। उदय सिंह को साथ लेने की आवश्यकता थी, परंतु मालदीव की नीति के कारण उदयपुर और मारवाड़ के बीच वैमनस्य और बढ़ा था। मेड़ता के वीरम से शत्रुता ली थी, वीरम को साथ लेने की आवश्यकता थी। वीरम शेरशाह सूरी की ओर मिल गए थे, जो कि उनके लिए घातक था। ऐसे समय में वीरम को शेरशाह की ओर नहीं जाने देना चाहिए था, परंतु एक बहुत बड़ी भूल थी। जैता और कूपा जैसे योग्य सेनापतियों को, जो कि उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थे, उन जैता कूपा के ऊपर उसने अविश्वास किया, बिना सत्यता की जानकारी किए कि जैता कूपा के ऊपर जो आरोप लगे हैं कहीं शत्रु की चाल तो नहीं है। परंतु ऐसा नहीं किया उन्होंने। शत्रु के जाल में खुद फंसते चले गए और अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही स्वामी भक्त लोगों के ऊपर उन्होंने शक किया और बिना सत्यता को जाने उन्होंने जैता और कूपा जैसे विश्वास साथियों को खो दिया। चंद सैनिकों के साथ ये जैता कूपा जब लड़े होंगे, उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को धोने के लिए जब वो मैदान में उतरे होंगे, क्या उनके मन में बीती होगी। अपने उन आरोपों के कलंक को छुड़ाने के लिए उन्होंने उस युद्ध भूमि में अपने आप को कुर्बान कर दिया होगा। ये एक बहुत बड़ी भूल थी कि जैता कूपा, वीरम जैसे लोगों को उन्होंने अपने आप से दूर किया। नैतिकता और ईमानदारी भी इसमें हम नहीं कह सकते कि कम से कम निष्ठावान साथियों को उनको अपने साथ रखना चाहिए था। एक और उनकी आलोचना हम इस रूप में कह सकते हैं कि कामुकता, विलासिता मालदीव की एक कमजोरी रही थी। 25 रानियां थीं, कई उपरानियां थीं मालदीव की। हम इससे उनकी कामुकता का आकलन कर सकते हैं। उस दौर में जहां कदम कदम पर राज्य को संकट था, 25 रानियों और अनेकों उपरानियों का ये बोझ निश्चित रूप से राजमहल में गृह कलह रही होगी। उनके सबसे प्रिय रानी झाला रानी स्वरूप दे थी, उससे उनका बहुत लगाव था और उनके कहने पर उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था और मारवाड़ को गृह कलह की ओर भेजा था। स्वरूपदेव का उनके ऊपर इतना प्रभाव था कि स्वरूपदेव के कहने पर उत्तराधिकारी भी उन्होंने बदल दिया था और स्वरूपदेव की बहन से शादी करने की जिद भी की थी। 25 पत्नियों के अतिरिक्त स्वरूपदेव की बहन से भी शादी करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त एक घटना को उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा। जैसलमेर की राजकुमारी उमादेव से उनका विवाह हुआ था। जैसलमेर की इस राजकुमारी के साथ उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। भारतीय इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। आजीवन रूठी रहीं। मालदीव की करतूतों से, मालदीव की विलासिता से इतनी परेशान थी कि वो रूठ के चली गई, कभी नहीं आई मारवाड़। वो मालदीव से हमेशा अलग रही थी। इतिहास की ये रूठी रानी ने मालदीव के सबसे बड़े लड़के राम को गोद ले लिया था और मालदीव की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपने आप को भी समाप्त कर दिया था। निष्ठा में कोई कमी नहीं उमादेव की, परंतु जहां स्वाभिमान की बात आती है, चुप गई मालदीव की नीतियां, चुप गई मालदीव का विलासीपन, छोड़ के चली गई और कभी नहीं लौटी मारवाड़, हमेशा अलग रही। रूठी रानी के नाम से ये चर्चित भारतीय इतिहास की रानी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा त्याग किया हुआ इस रानी ने, परंतु अपने स्वाभिमान के आगे ये रानी कभी नहीं झुकी। तो जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं इस मालदीव की, तो मालदीव में ठीक है विशेषता रही होंगी, परंतु अगर वो चाहते, अगर उनमें कूटनीति होती तो शायद शेरशाह सूरी राजस्थान को विजय नहीं कर पाता। राजस्थान में उसके विजय के स्वप्न पूरे निश्चित रूप से नहीं होते।
उन्होंने अपने आप अपने व्यक्तित्व से अपने शत्रु खड़े कर लिए, अपने स्वभाव से अपने शत्रुओं को बढ़ाया। वो वो अपने ही लोगों को खोते चले गए। हम उनको वीर कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं, कुछ हद तक योग भी कह सकते हैं। 52 युद्ध कम नहीं होते, उनको जीता था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर लिया था। परंतु जब भीषण संकट आया, उनको लड़ना चाहिए था। वो न तो शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़े, न अकबर के विरुद्ध लड़े। वो ऐसे शक्तिशाली राजाओं से हमेशा भागते रहे। इन राजाओं का अगर वो मुकाबला करते तो संभवतः हो सकता है वो जीत भी जाते और देश का इतिहास बहुत कुछ अलग भी होता। तो ऐसा नहीं हुआ। और जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इतिहास में काश रह ही जाता है, बहुत सी संभावनाएं रह ही जाती हैं, परंतु इतिहास के परिणाम कुछ अलग हो जाते हैं। मालदीव भी बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। आज बस इतना ही। कल दूसरे किसी विषय